बीए प्रथम भाग की छात्राओं को स्वागत है इस वीडियो में। मैं पॉलिटिकल साइंस में यानी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मैं आज सबसे पहला आपका जो चैप्टर है कि राजनीति विज्ञान। तो राजनीति किसे कहते हैं? राजनीति, राज प्लस नीति। राज का मतलब शासन करने की, नीति यानी नियम, यानी शासन करने के नियम। तो अब हम यहाँ पर जो देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल जो शब्द है वो पॉलिटिक्स शब्द जो है ग्रीक भाषा का है, पॉलिस शब्द से बना है और पॉलिस शब्द का अर्थ है नगर राज्य। नगर राज्य केवल एक यूनानी उसके एक नगर राज्य जो था, स्टेट था, उसके आधार पर ही उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। अगर हम बात करते हैं तो राजनीति विज्ञान जो है कोई नया शब्द नहीं है। व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व परंपरागत दृष्टिकोण पाया जाता है और प्लेटो से हीगल तक सभी अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोणों से प्रभावित थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तो राजनीति जो शब्द है वो आगे चलकर समय के साथ साथ इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ। पहले छोटे राज्य होते थे, अब बड़े राज्य हो गए, तो इस प्रकार इसके स्वरूप में बदलाव आया। और आज हम देखते हैं पहले नगर राज्य थे, नगर राज्य से राष्ट्र राज्य हुआ, राष्ट्र राज्य से राजनीति विज्ञान का शब्द का प्रयोग होने लगा। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम दो दृष्टिकोणों को पढ़ते हैं। एक तो है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। तो हम सबसे पहले अब देखते हैं परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में क्योंकि यहाँ पर जितने भी विचारक थे, जो राजनीति शास्त्री थे, उनके विचारों में कोई भी एक मत नहीं था, सबके अलग अलग विचार थे कि राजनीति विज्ञान क्या है। तो राजनीति विज्ञान क्या है, इसके आधार पर हम देखते हैं तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भाग क्या हैं कि पहला तो मानते हैं कि जो राज्य है, राजनीति विज्ञान है, वह राज्य के अध्ययन के रूप में है। दूसरे मानते हैं कि सरकार का अध्ययन करता है। तीसरे मानते हैं कि यह राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान। तो हम सबसे पहले देखते हैं राज्य का सरकार के अध्ययन के रूप में। तो इसके अंतर्गत जब हम बढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले ब्लंट शैली है जो ये मानते हैं कि राज्य का जो राजनीति विज्ञान जो है वह राज्य का विज्ञान है, राज्य का अध्ययन करता है। इसकी प्रकृति, इसकी स्थितियाँ, इसके स्वरूप, इसके विकास को हम समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे जो विचारक हैं गार्डनर, वो कहते हैं राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। तो इस प्रकार हम ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वह राजनीति से ही प्रारंभ होता है और वहीं पर ही समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं सरकार के अध्ययन के रूप में। सरकार के अध्ययन के रूप में तात्पर्य लीकॉक कहते हैं राजनीति शास्त्र सरकार से संबद्ध अध्ययन करता है। सीले कहते हैं राजनीति शास्त्र शासन के तत्वों का उसी प्रकार पता लगाता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र धन का, जीव विज्ञान जीवन का, बीजगणित अंकों का, ज्यामिति स्थान और दूरी का, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है। तीसरा जो आधार है वो है राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें सरकार और राज्य और व्यक्ति तीनों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें हम देखते हैं कि इसमें संगठित राज्यों की बात करते हैं, जीवन का अध्ययन और उससे संबद्ध जितने भी जो संगठन हैं, उनसे संबद्ध जितने भी व्यक्ति हैं, उनका भी अध्ययन किया जाता है। हरमन हेलर कहते हैं राजनीति शास्त्र के सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण व्यक्ति संबंधी मूलभूत पूर्व मान्यताओं के द्वारा होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये 3 आधार हैं जिसके आधार पर परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया गया है। इसमें एक मत नहीं है। फिर भी हम देखते हैं तो परंपरागत राजनीति शास्त्र का क्षेत्र निर्धारित करता। अब हम देखते हैं परंपरागत राजनीति शास्त्र का क्षेत्र। 1948 में यूनेस्को के पेरिस में एक सम्मेलन हुआ जिसमें राजनीति शास्त्री सम्मिलित हुए और उन्होंने राजनीति शास्त्र को 4 क्षेत्रों तक सीमित कर दिया। 4 क्षेत्र थे। पहला था राजनीतिक सिद्धांत जिसके अंतर्गत राज्य का स्वरूप, उद्देश्य, राज्य, व्यक्ति और सरकार, व्यक्ति के संबंध में अध्ययन किया जाए कि राज्य का एक स्वरूप क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके राज्य और व्यक्ति और सरकार और व्यक्ति में संबंध पाया जाता है। उसके अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन किया जाए। दूसरा था राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, संविधान
इसके अंतर्गत संविधान, राष्ट्रीय सरकार, क्षेत्रीय और स्थानीय सरकारें, लोक प्रशासन, सरकार के आर्थिक और सामाजिक कार्य एवं तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाने लगा। तीसरा था इसका क्षेत्र राजनीतिक दल। इसमें राजनीतिक दलों का अध्ययन किया जाता है। समूह और समुदायों, सरकार और प्रशासन में नागरिकों की साझेदारी और जनमत का अध्ययन किया जाना। चौथा था अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय कानून, इनका अध्ययन किया जाता है। इसका अंतर्गत जैसे कि यूएनओ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो सभी देशों पर लागू होते हैं, इन सभी का अध्ययन किया जाने लगा। ये तो हमने देखा कि 1948 में ये राजनीतिक शास्त्रियों ने 4 सिद्धांत, लेकिन इसके आधार पर ही उन्होंने और इसको डिटेल किया गया और इसको सामान्य बनाया गया। तो इसमें राजनीतिक शास्त्र के, परंपरागत राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र के पहलू, तो पहला है मानव का अध्ययन। इसके अंतर्गत व्यक्ति के अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति का राज्य के प्रति क्या दायित्व है, क्या अधिकार है, राज्य के लिए उसे क्या क्या कर्तव्य हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाने लगा। दूसरा था राज्य का अध्ययन। इसके अंतर्गत राज्य का अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन किया जाने लगा। फिर है सरकार का अध्ययन। सरकार क्या है? राज्य का जो मूर्त रूप है वह क्या है? सरकार। क्योंकि राज्य के समस्त उद्देश्य है, उसके आदर्श, उसके कार्य, उसके उद्देश्य है, उन समस्त को मूर्त रूप देने का काम किसका है? सरकार का। तो इसीलिए सरकार का अध्ययन किया जाने लगा। नेक्स्ट है राजनीतिक दर्शन का अध्ययन। इसमें उन सिद्धांतों की विवेचना की जाती है जिन पर राजनीति शास्त्र आधारित है, अर्थात ऐसे सिद्धांत जो कि जिस पर कि पूरा राजनीतिक दर्शन आधारित है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। ये दो देशों के मध्य किस प्रकार की संधि और समझौते होंगे, किन कानूनों का अध्ययन किया जाएगा, इसके अंतर्गत किस प्रकार की संधियाँ की जाएंगी, किन किन क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, ये सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत। फिर है राजनय। राजनय का मतलब है कि ये जितने भी पारस्परिक दो देशों के मध्य जितने पारस्परिक संबंध हैं, उनकी विदेश नीति और राजनीति, कूटनीति, ये सभी उस कुशलता पर निर्भर करती है कि इसीलिए राजदूतों की नियुक्ति की जाती है। तो ये किस प्रकार राजदूतों की नियुक्ति होगी, किन नीतियों के, किन सिद्धांतों पर आधारित होंगे, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय विधि। युद्ध और शांति के प्रश्न पर, युद्ध बंदियों का प्रश्न, समुद्री तट, खुला समुद्र, प्रत्यर्पण, ये सभी जो इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्धारण किया गया कि दो देशों के मध्य यदि इस प्रकार का कोई कार्य होता है तो इन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होंगे। तो ये तो हमने देखा परंपरागत राजनीति शास्त्र के पहलू, क्षेत्र के पहलू। अब हम देखते हैं इसकी अध्ययन पद्धतियाँ। अध्ययन पद्धतियाँ 4 थीं: दार्शनिक अध्ययन पद्धति, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, तुलनात्मक और विधेयात्मक। दार्शनिक अध्ययन निगमनात्मक पद्धति कहा जाता है, जिसमें आदर्शों को पहले आदर्श निर्धारित किए जाते हैं और उसके बाद उसको सिद्ध किया जाता है और उसके आधार पर परिणाम पर पहुंचा जाता है। फिर है ऐतिहासिक। इतिहास राजनीतिक शास्त्र की प्रयोगशाला है। राजनीतिक संस्थाओं, आदर्शों, सिद्धांतों और समस्याओं की जड़ें इतिहास में ही खोजी जाती हैं और उसके आधार पर कानूनों का निर्माण या सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। फिर है तुलनात्मक अध्ययन पद्धति। सर्वप्रथम प्रयोग इसका अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने 51 संविधानों का अध्ययन किया था और उसके आधार पर एक आदर्श राज्य की स्थापना की थी। इसी प्रकार इसमें इतिहास में जितनी भी संस्थाओं का है तथा वर्तमान में उनकी तुलना की जाती है कि कौन सी संस्था श्रेष्ठ है, कि उसमें क्या सुधार किए जाने चाहिए, तो ये उसकी तुलना की जाती है। फिर है विधि, क्योंकि राज्य एक कानूनी इकाई है। कार्य जो इस राज्य का जो कार्य होता है वो कानून बनाना और उनको क्रियान्वित करना। तो इस प्रकार राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन जो है वो वैधानिक कानूनों से किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी आलोचना परंपरागत राजनीति विज्ञान की। तो पहले है कल्पनात्मक और आदर्शीय, क्योंकि आदर्शात्मक है, इसको केवल एक सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है, ना कि उसके अंतर्गत व्यावहारिक अध्ययन किया जा रहा था। दूसरा था कि इसकी आलोचना की जाती है। आलोचक ये मानते हैं कि ये अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियाँ हैं। इसके अध्ययन पद्धतियाँ हैं वो ऐसी हैं जो केवल सैद्धांतिक हैं, उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता। तीसरी आलोचना है नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि इसमें यही बल दिया जाता है कि इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए और कार्य नैतिक निर्णय देना है, न कि इस पर कि क्या होगा। नेक्स्ट है राज्य एक नैतिक संस्था है। यहाँ पर केवल ये माना जाता है कि आलोचक ये मानते हैं कि राज्य
एक सब जीवन के लिए है, ना कि जीवन के लिए। इसलिए यहाँ पर केवल राज्य कोई नैतिक संस्था की व्यक्ति जो है वो भी नैतिक होना चाहिए ऐसा नहीं, वरन उसके लिए हम कहते हैं सज्जीवन के लिए एक जीवन कैसा अच्छा बनाया जा सकता है। फिर इसकी आलोचना की जाती है। तो नेक्स्ट आलोचना है संकुचित अध्ययन। आलोचक ये मानते हैं कि ये जो अध्ययन है वो केवल एक छोटे राज्यों पर ही लागू हो सकता है, बड़ी राज्यों पर नहीं लागू हो सकता। अर्थात ये केवल अध्ययन जो है वो यूरोप और अमेरिका तक ही सीमित है, तीसरी दुनिया या विकासशील देशों की उपेक्षा करता है। तो ये तो हमने देखा परंपरागत राजनीति ज्ञान। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे आधुनिक राजनीति विज्ञान। ये अगले वीडियो में देखें।